नमस्कार, मैं हूं आलोक मोहन नायक। आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं चूचू की गप्पे वाले चैनल में। आज के इस विशेष कार्यक्रम में जिसका विषय है वृद्धाश्रम में प्रेरक शादी क्या कहती है। एक खबर आई कि उत्तर प्रदेश शहर के एक वृद्धाश्रम में एक 67 साल के व्यक्ति ने एक 55 साल की महिला से शादी की। और जो उनके पुरुष थे, जो उनकी माता जी आई जिनकी उम्र करीब 90 साल थी, उन्होंने आशीर्वाद दिया। इस पूरी घटना से आपको क्या सीख मिलती है, इस पूरी घटना के क्या मायने हैं, ये तमाम चीजें मैं आप तमाम जो जानकार हैं इस क्षेत्र के अलग अलग लोगों से मैं जानना चाहता हूं। क्या 60 साल के बाद या 75 साल के बाद या 70 साल के बाद हमारा जीवन क्या सिर्फ मौत का इंतजार करने के लिए होता है, या हम जीवन का आह्वान भी कर सकते हैं, उसे नए नए तरीके से जी सकते हैं। ये तमाम आप जैसे विशेषज्ञों, आप जैसे जानकारों से हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, हम समझना चाहेंगे। मैं सबसे पहले जाता हूं श्री देवदत्त जी दुबे के पास, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, यंग इंडिया के ब्यूरो चीफ हैं भोपाल में, और पिछले कई सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं। देवदत्त जी, इस पूरी घटना को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिंदगी में कभी भी निराश और हताश नहीं होना चाहिए। उत्साह हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि प्रफुल्लित रहना ईश्वर को ही पसंद है। और आप ये लोग जो शादी कर रहे हैं वृद्धाश्रम में कर रहे हैं, क्योंकि ये समाज परिवार से समाज से एक तरह से ठुकराए गए, इनको वहाँ भेजा गया जहाँ परिवार में नहीं रखा गया, बच्चों ने वृद्धाश्रम छोड़ दिया। तो उन्होंने जो नई जिंदगी शुरू की है, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है कि ज़िंदगी में हताशा और निराशा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और 2 लोगों की ज़िंदगी उससे खुश हो गई, क्योंकि वो जब वृद्धाश्रम जाता है तो स्वाभाविक उनमें मन में ये आता होगा कि हम जिस परिवार को छोड़ के आए वहाँ अच्छे से रहते, कोई बात करने वाला होता। क्योंकि उम्र में जो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत यदि पति-पत्नी को होती है ज़रूरत, तो वो 60 के बाद ही होती है, उम्र के आखिरी पड़ाव में। या तो पहले अपने यहाँ वानप्रस्थ आश्रम था कि भाई अपने जंगल चले जाओ, भजन करो, जो भी अध्यात्म की तरफ मुड़ जाओ। और यदि अब परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हैं, तो एक जो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा जो काम है कि जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए। और मैं तो इसमें एक और देखता हूँ कि उन बच्चों को भी सबक मिल रहा होगा, जो ये छोड़ के आए थे कि हम वृद्धाश्रम में इनको छोड़ आए। जो बहुओं ने छोड़ा होगा, जिन जो भी पारिवारिक परिस्थितियाँ रही होंगी, वो भी अब इस बात से तो खुश होंगे कि चलो वहाँ चल के भी खुश है। और जो माताजी आशीर्वाद देने आई, वो भी बहुत खुश होंगी, क्योंकि उनको लगता होगा कि मेरा बेटा वहाँ है, कोई उसकी देख-रेख करने वाला है, कोई पूछने वाला है। कहीं इसी उम्र में बीमारियाँ घेरती हैं, इसी उम्र में नींद कम आती है, इसी उम्र में ज़रूरत पड़ती है एक साथी की। तो मुझे लगता है कि कोई इसमें वैसा नेगेटिविटी नहीं है। ये अच्छा एक उन्होंने काम किया, और ज़िंदगी में उत्साह बना रहे, इससे अच्छा और क्या चाहिए? जी। देवदत्त जी, एक बात और मैं समझना चाहता हूँ। ये तो वानप्रस्थ की उम्र है। अब लोग वन की तरफ देखने लगते हैं, भारतीय संस्कृति कहती है कि वानप्रस्थ की उम्र है। फिर ऐसी उम्र में राग रस शादी, ये कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि यदि उनकी इच्छा होती भजन, पूजन, मन इसमें लगे, तो उससे अच्छा तो कोई आनंद है नहीं जीवन में, जो वानप्रस्थ का बताया गया अपने आप की क्रिया ही है पूरी। लेकिन यदि परिस्थितियाँ वैसी नहीं बन रही और स्वांतः सुखाय है, यदि आप भजन कर रहे हैं, लेकिन इसमें दूसरा पक्ष भी, दूसरे को भी आप सुख दे रहे हैं, तो ठीक है, जिसको जिसमें आनंद मिले। क्योंकि आज दुनिया में सबसे बड़ी सब सुविधाएँ हैं, सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन आदमी के पास तनाव है, सुख नहीं है, आनंद नहीं है। और यदि वो इस उम्र में ऐसे भी आनंद खोज लेता है, जिसको जहाँ मिले आनंद खोजे। और यदि वो परिवार में रहते हुए करते बच्चों के साथ, तो फिर ये लगता कि अब बच्चों को क्या प्रेरणा दे रहे होंगे, या वो क्या सोचेंगे। जब परिवार त्याग चुका, उनको वृद्धाश्रम भेज चुका, तो उन्होंने नई ज़िंदगी शुरू की है। तो मुझे लगता है कि कोई उसमें वो नहीं है, एक ज़िंदगी में नए जो प्रयोग हैं, वो होते रहना चाहिए। और उन्होंने अपना जीवन चुना, दोनों लोग अच्छे से रहेंगे, नहीं तो वहाँ तो और परिवार से दूर जब आदमी रहता है, तो वहाँ तो उनको और तनाव रहता। अब एक-दूसरे का सुख-दुःख का हाल जानने के लिए एक साथी हो गया, तो इससे अच्छा और क्या है? जी। देखिए, ध्यान से गौर से देखिए इस शख्स को। इसको आपने 25-30 सालों में टेलीविजन स्क्रीन में कई बार देखा होगा, लेकिन स्मार्ट रूप में देखा होगा। आज ये व्यक्ति जो दाढ़ी रखा के और एक बुजुर्ग टाइप का आदमी दिख रहा है आपको, इनका नाम अखलाक उस्मानी जी है। इस सहारा टीवी और बहुत सारे टेलीविजन स्क्रीन पे 20-25 साल से लगातार एंकरिंग में राज कर रहे हैं और बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं अखलाक उस्मानी जी का स्वागत करता हूँ। अखलाक जी, मेरा सवाल आपसे है
क्या एक निश्चित उम्र के बाद हम सिर्फ मौत का इंतजार करें या जीवन का आवाहन भी कर सकते हैं? जीवन अभी बचा है जी। जी, ये किसी की आवाज आ रही है शायद, इसको जी। शायद देवदत्त जी दुबे का माइक खुला है। जी नहीं, उनका नहीं, किसी और का भी खुला है। दोस्तारा सॉल्यूशंस, अगर आप माइक बंद कर लेंगे तो आसानी होगी। मेरे पास डॉग ही नहीं है। जी, अखलाक भाई ये खुद ही आपको काट लेंगे अगर आप इनको परेशान करेंगे तो। बोलिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही गंभीर विषय पे बात रखी है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन को तय करने का अधिकार हमें उसको देना चाहिए। हम उस पे चर्चा तो कर सकते हैं इसलिए कि समाज में क्या बदलाव आ रहे हैं, लेकिन उसका निर्णय उस वक़्त तक हमें स्वीकार करना चाहिए, जब तक कि वह कोई स्पष्ट कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है। क्योंकि निजता का भी अधिकार होता है व्यक्ति को अपने जीवन जीने का। आप ये देखिए कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे सारे सोशल नॉर्म्स जो हैं वो सही हों। हम जीवन जीने के लिए 4 तरह के कानूनों का सहारा लेते हैं। एक हम लैंड लॉ का सहारा लेते हैं कि इस देश का कानून, संविधान क्या कहता है। एक हम अपना धर्म और परंपरा का सहारा लेते हैं। एक मुसलमान उसमें शरीयत बात कब की बात करता है, कुछ लोग वैदिक धर्म की बात करते हैं। तीसरी जो सहारा हम लेते हैं, वो लेते हैं कल्चर का, कि उस इलाके की संस्कृति क्या है। और चौथी जो चीज़ होती है, वो होती है सोशल नॉर्म। ये जो हम डिबेट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये घटना शायद सोशल नॉर्म से बाहर चली गई है। और ज़रूरी नहीं है कि, जैसा मैं फिर से कह रहा हूँ आलोक भाई, रिपीट कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सोशल नॉर्म हर बार आपका सही हो। महिलाओं के साथ होने वाले, घरों में होने वाले तमाम अत्याचार, बुजुर्गों के साथ होने वाले अत्याचार और बहुत सारी ऐसी घटनाएँ जिसमें घरेलू हिंसा शामिल है और जिसको हम मैरिटल रेप कहते हैं। ऐसी कितनी घटनाएँ हैं जिनको सोशल नॉर्म में वैलिडिटी है, उनको स्वीकार्यता है, परंतु है वो गलत। तो क्या हम किसी से इसलिए जीवन जीने का या जीवन साथी चुनने का अधिकार छीन लें क्योंकि हमारा सोशल नॉर्म ये कहता है कि जिनके तो अब पूजा प्रार्थना के और नमाज पढ़ने के और इबादत के दिन हैं और अब ये जीवन साथी क्यों तलाश कर रहे हैं। ये परिस्थिति तक लाने वाले जो लोग हैं, उन बच्चों से भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या अगर वो उनके साथ रहते और वो यहाँ लाके उनको ना पटकते, तो ये घटना हो शायद वो लोग मिलते भी नहीं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2 टूटे दिल अगर मिलकर एक नई दुनिया में एक नए मदावा, एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ है उर्दू में मदावा, के निदान की तरफ बढ़ रहे हों, जिसमें वो एक-दूसरे के जज़्बात के को की कद्र कर सकें, उनके साथ एक खुशी महसूस कर सकें। मुझे लग रहा है कि इसे ना सिर्फ़ कबूल करने की ज़रूरत है, बल्कि इसे ज़्यादा आम करने की ज़रूरत है। आप ये देखिए आलोक भाई, हमारा सोशल नॉर्म महिलाओं के मासिक धर्म से बात करने से हमें रोकता था। उस वजह से कितनी महिलाओं ने कितने सालों तक तकलीफ झेली हम सब जानते हैं। आज वो सोशल नॉर्म हमने तोड़ा है, तो उसकी वजह से महिलाओं को कितनी आसानी हुई है, उन्हें छुट्टियाँ मिलने लगी हैं। हम उनके साथ में समाज में या उनके फैमिली में और इवन उनके ऑफिस के कल्चर में भी वो बदलाव करने के लिए तैयार है अखलाक भाई, जो बात आपने कही है, इसी बात को प्रोफेसर विनय पाठक जी मुझसे कह रहे थे। विनय पाठक जी ट्रिपल आईटी में प्रोफेसर हैं, वो प्रोफेसर हैं टेक्नोलॉजी के, लेकिन उनके सोशल इश्यूज पे बहुत अच्छी समझ है। विनय पाठक जी भी हमसे कह रहे थे कि आलोक जी, ये पूरी वार्तालाप उन बच्चों पे आप क्यों नहीं कर रहे हैं जिनने अपने माँ बाप को ठुकरा दिया। कटघरे में बच्चे होना चाहिए। तो विनय जी, आप इस समस्या को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह के अखलाक भाई भी कह रहे हैं कि निजता का अधिकार उन्हें जीना चाहिए, मैं भी इस बात को मानता हूं। कंपेनियनशिप इस एज में सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है। तो दोनों बातों पे आप अपने विचार रखिएगा। विनय पाठक जी। देखिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? सभी को नमस्ते। विनय जी, आ रही है। हाँ, जैसा अखलाक उस्मानी साहब ने कहा कि निजता का अधिकार सबको है, तो सबसे बड़ी समस्या या जो भी सोशल नॉर्म्स टूट रहे हैं, वो निजता के अधिकार या निजता की बात करने के कारण से। अगर आप निजता की बात करते हैं, तो आप संयुक्त परिवार की जो भारतीय परिकल्पना रही है, उसको कभी भी फॉलो नहीं कर सकते। इसके सबसे बड़े उदाहरण शायद आप हैं। इस संयुक्त परिवार में जहां भी अधिकार की बात आ जाएगी, जिम्मेदारी की बात दूर होती जाएगी, वहां संयुक्त रूप से चीजें नहीं चल सकती। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं
जैसे इन्होंने कहा कि किसी के सोशल नाम, सामाजिक, समाज और सामाजिक दायित्व दो चीजें होती हैं। अगर हम सामाजिक दायित्व से दूर जाते हुए परंपराओं के समर्थन में खड़े होने लगेंगे, और पॉजिटिविटी, सकारात्मकता खोजना बहुत अच्छी चीज है, मगर हर नकारात्मक चीज को सकारात्मक रूप में प्रचारित और प्रसारित कर देना ही अपनी परंपराओं को तोड़ने के बराबर। हम कहाँ से शुरू हुए थे, नहीं एक विनय जी, समय आप क्या चाहते हैं कि शादी नहीं करना चाहिए थी? नहीं, देखिए अगर हम विमर्श कर रहे हैं तो वैकल्पिक क्वेश्चन जो होते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, उसमें मैं आंसर नहीं दे सकता हूं आपको। विमर्श का मतलब है कि भारतीय समाज कहाँ से चला। भारतीय समाज चला प्रातः काल उठते रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा, यहाँ से चला। और आज हम बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने हमें अमूल्य ज्ञान और जीवन प्रदान किया, उनको हम वृद्धारूपी सम्मान दे रहे हैं, वृद्धाश्रम रूपी सम्मान। और वृद्धाश्रम में बहुत सही है कि वो दोनों लोग अपने परिवार से किस परिस्थिति में वृद्धाश्रम पहुंचे हैं, इस पे विमर्श होना चाहिए। वृद्धा शादी कभी भी कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है। परिवार में रहते हुए अगर ये शादी होती तब तो और बेहतर सकारात्मक रूप होता, मगर क्या हम उसके लिए तैयार हैं? और आज ये जो शादी हुई, इसके पीछे जाने का कारण उनका एकाकीपन था, अकेलापन था। ना उनके पास बेटा था, ना बहू थी, ना बेटी थी, कोई नहीं बचा। विनय जी, आपके इसलिए वो इसी विषय को विनय जी आप इसी विषय को हम राहुल भाई जी के पास ले चलते हैं, जो मनोविज्ञान से प्रभावित रखते हैं। अकेलापन, राहुल भाई जी आपका माइक बंद है, से माइक चालू कर लीजिए। अकेलापन जीवन में कितना बुरा, कितना खतरनाक, कितना परेशानी वाला हो सकता है, और इस उम्र में जब आपको एक कंपेनियन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब आदमी अपने आप को अकेला पाता है। तो इस उम्र में क्या शादी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, कंपेनियन की, पार्टनरशिप की, और ये एक पॉजिटिव रास्ता है? राहुल भाई जी। सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार। आलोक जी, ये सवाल वाकई बहुत जटिल सा सवाल है, और हमेशा तुम्हारे जो सवाल आ रहे हैं बड़े जटिल सवाल आ रहे हैं, वो मनोविज्ञान की परिधि से बाहर निकल के। तो मामला ये है कि ये जो बहुत सामाजिक विषय है, और एक एक व्यक्ति का आपसी जो संबंधों का सवाल है, आपसी व्यवहारों का जो सवाल है एक दूसरे के साथ, वो अगर लक्ष्य विहीन व्यवहार है और संवाद की में लक्ष्यहीनता है, तब जाकर के वो अकेलापन महसूस करता है, कोई भी इंसान हो। उसके पास अगर लक्ष्य है जीवन जीने का, या समाज के प्रति, या दुनिया के प्रति, या इस ब्रह्मांड के प्रति, तब उसमें उस किस्म की जो संकीर्णता है या अकेलापन सोच के स्तर तक सोचे जाने की जो सवाल है, उससे वो थोड़ा सा उबर जाता है। एक बात। दूसरी बात है, हम सामाजिक प्राणी हैं, तो अकेला रहना बहुत मुश्किल काम हर किसी के लिए होता है। आप जंगल में कितने दिन रहेंगे? तो एक सहयोग और एक साथी की जरूरत होती है, जहां वो बहुत सारी अपनी तकलीफों को वो शेयर करता है। तो वो कोई भी उम्र हो सकती है, किसी भी उम्र में ऐसा हो सकता है, और इसमें कोई बुराई मैं नहीं देखता कि वो, क्योंकि एक कंस्ट्रक्टिव स्टेप है, और उससे उसकी मनुष्यता प्रभावित हो रही है, और उस दूसरे को भी उसको सहयोग देने लेने का भी उसको एक रास्ता मिल रहा है। तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है, और ये बेहतर है, और इसका रास्ता लोगों को इख्तियार कर लेना चाहिए जब ऐसे कोई मौके आते हैं। लेकिन लक्ष्य विहीनता नहीं होना चाहिए। लक्ष्यों के साथ अगर कोई भी बढ़ता है, तो उसमें अकेलेपन का एहसास थोड़ा कम रह जाता है। अखलाक जी, मैं आपके पास आता हूं। एक बार दस्तारा सॉल्यूशन के सीईओ श्री विनोद फोतेदा जी हमारे साथ हैं, एक बार उनकी बात भी पूछ लें कि विनोद जी, तकनीकी इस दौर में जो अकेलापन है, इस अकेलेपन को कैसे दूर करें, क्या विकल्प हो सकते हैं जीवन में? विनोद जी। सभी को नमस्कार। टेक्नोलॉजी से ज्यादा इस अकेलेपन का सलूशन जो है वो स्पिरिचुअल एलिवेशन है। टेक्नोलॉजी तो आपको एनेबल कर सकती है, बहुत सारी चीजों से आपको बिजी रख सकती है, लेकिन आपको वही प्रश्न है, अभी जो दो साथी जिन्होंने भी शादी की है, उनकी पर्सनल लाइफ में ना जाते हुए, व्हाट इफ उनका एक मर जाता है? विनोद जी, हम इस घटना को सिर्फ प्रतीक के रूप में ले रहे हैं, हम बात जनरल कर रहे हैं कि पूरे समाज में जो एक अकेलापन है इस उम्र में, हम उसकी बात कर रहे हैं जी। हाँ, तो उसी पे कि आपका, चाहे वो जिनसे शादी की आपने पत्नी, या उसका हस्बैंड, या उसका बच्चा, या परिवार में कोई आदमी, या आपका दोस्त कोई,
आपको छोड़ के चला जाता है, क्योंकि मरना तो सबको ही है। तो आप अपने आप को स्पिरिचुअली कैसे इवॉल्व करते हैं, और आप अपना रिलीजियस कनेक्शन कैसे ढूंढते हैं। स्पिरिचुअल एवोल्यूशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने आप को कनेक्ट करना। जो आपको अल्टीमेट साथी कहाँ पे है आपका, जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है। अब किस रिलीजन में कैसे उसकी फीलिंग है, लेकिन हमारे रिलीजन में तो बड़ा क्लियर है कि वी आर ऑल वन। तो अकेलेपन का सलूशन हमारी स्पिरिचुअलिटी में काफी है, और अकेला कभी किसी को फील होना नहीं चाहिए। तो ये काफी थोड़ा सा मेरा इसमें टेक्नोलॉजी से ज्यादा ये है कि आप थोड़ा मेरे ख्याल से हर धर्म में कुछ होगा तो थोड़ा अपना डेप्थ में जाए। अपने यहीं पे काम आता है, यहीं पे रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी इन्हीं चीजों पे काम आता है, इसी टाइम पे काम आता है जब आप अकेले होते हैं, और क्यों हो जाते हैं, और उसमें से कैसे उभर के बाहर आना है। भले ही आपके पास साथी है या आपको दूसरा साथी नहीं मिला, आपको साथी किसमें ढूंढना, कहाँ ढूंढना, वहां आपको हेल्प करेगा। टेक्नोलॉजी तो हेल्प करती है दूसरे तरीकों से, बट टेक्नोलॉजी इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन है स्पिरिचुअलिटी, इसका जी विनोद जी। सोल्यूशन है आप समाज को कैसे बिल्ड करते हैं, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी एस्पेक्ट। विनोद जी। बाकी इंडिविजुअली आपने अगर कर लिया, आपको उसमें सुख मिल रहा है, आपको अपना अच्छा लग रहा है, तो इंडिविजुअलिटी अपनी उनको ठीक लग रहा है तो बहुत विनोद अच्छी जी, बात हम है, आपके उसमें कोई पास विरोध नहीं अगले करना राउंड चाहिए। में फिर आएंगे। अभी ये पहला राउंड हम समाप्त करें, फिर दूसरा राउंड शुरू करेंगे जिसमें अपन सॉल्यूशन की बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सहरी सिंह गौर विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र के जो विभाग अध्यक्ष हैं, सोशियोलॉजी के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, दिवाकर सिंह राजपूत जी हैं। अब उनने सारी समस्याएं, सारे एंगल्स सुने। कोई कहता है कि ये स्पिरिचुअलिटी की उम्र है, कोई कहता है वानप्रस्थ की उम्र है, कोई कहता है कि सहयोगी चाहिए। अलग अलग विषय हैं। वो कोई कहता है कि उनके बच्चों पर प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। ये तमाम विषय हैं, जो तमाम जानकारी जो अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने दी। मैं चाहता हूं कि प्रोफेसर दिवाकर सिंह राजपूत इस पूरी समस्या को हमें समग्रता से समझाने की कोशिश करें कि समस्या क्या है, और फिर इसके बाद अगला जो राउंड होगा उसमें हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। प्रोफेसर दिवाकर सिंह राजपूत जी। बहुत धन्यवाद और साधुवाद आलोक जी। आपने बड़ा जीवंत और ज्वलंत विषय निकाला हुआ है, और सभी जो यहाँ पर पैनलिस्ट हैं सबके प्रति मैं उनके वक्तव्य के प्रति आभार देता हूँ। दरअसल में हम जीवन शैली को देखने की बात करते हैं, और जितने विचार यहाँ पर आए हैं उसके निचोड़ में जो निकलता है उसके साथ ही कुछ चीज़ें मैं जोड़ना चाहता हूँ कि मनुष्य से एक सामाजिक प्राणी है। वो अपने जीवन को जीने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, वैधानिक इन 3 तरह के नियमों का अनुपालन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसमें आयु, स्थान, धर्म, संस्कृति ये किसी भी तरह से बाधा नहीं आती है। अब यदि हम व्यक्तियों के सहयोग की बात करते हैं, व्यक्तियों के जीवन यापन में जीवन साथी की बात करते हैं, या अकेलेपन के दूर की बात करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह आती है कि एक व्यक्ति को जो सामाजिक जीवन जीते हुए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तत्पर रहना पड़ता है, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है, उसे मानसिक संतृप्ति भी चाहिए। अब ये मानसिक संतृप्ति उसे कहाँ से मिल रही है, जिसका सबसे बड़ा आधार होता है अपनापन जहाँ से मिले, संवाद जहाँ पर वह निश्चित होकर कर सके, और शायद जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यदि हम देखें, बालपन के जो बाल अटखेलियां और खेल कूद होते हैं उनको छोड़ दिया जाए तो किशोर वय में, युवावस्था में, अधेड़ावस्था में और वृद्धावस्था में हमारे संवाद के जो हिस्से होते हैं, संवाद की हमारी जो यूनिट्स होती हैं वो बदलती रहती हैं। और कहीं ना कहीं जब जीवन साथी के रूप में किसी के साथ संवाद करते हैं तो सारी सीमाएं टूट जाती हैं, हम अपने सुख दुख को जैसा है वैसा प्रस्तुत कर सकते हैं। एक आयु विशेष पर शादी कोई व्यक्ति करता है, और यदि किसी नियम कानून का टूटना वहां नहीं पाया जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का पूरा सम्मान होता है, तो उनको इस तरह का अपने जीवन को रुचिपूर्ण तरीके से, समृद्धिपूर्ण तरीके से और इसके ऊपर उत्साहपूर्ण तरीके से जीने का जो अधिकार है वह प्रकृति देती है। पूरा जीवन प्राकृतिक न्याय व्यवस्था पर चलता है, और प्राकृतिक न्याय व्यवस्था सीमाओं से परे होता है। प्राकृतिक न्याय व्यवस्था परिभाषाओं से परे होती है। प्राकृतिक न्याय व्यवस्था केवल और केवल कल्याण के लिए होती है, और इसीलिए 3 बातों पर ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता महसूस होती है। पहली बात ये अनुपालन मूल्यों का हो, दूसरी बात ये उमंगों का समावेश हो, और तीसरी बात यह है मानसिक संतृप्ति के साथ विश्व कल्याण की धारा में हम एक साथ हो सकें। यदि इन चीज़ों को देखते हैं तो समाज के प्रत्येक तबके को, एक चीज़ और मैं यहाँ पर देख रहा था, कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं, कम्युनिकेशन वास्तव में हमारे लिए बड़ी आवश्यक होती है। एक बड़ा प्रश्न आपको आज नहीं, इस पूरी चर्चा के बाद आलोक जी कभी ना कभी उस प्रश्न को छूने की आवश्यकता पड़ेगी, और मुझे लगता है शायद बार बार उसको छुएंगे, क्योंकि जब हम
एक्चुअल वर्ल्ड में पैदा होने वाले लोग हैं और वर्चुअल वर्ल्ड में जब हम जीने लगते हैं तो किस तरह की विडंबना पैदा होती है, किस तरह का सोशल लैग पैदा होता है। और वो ये बताता है कि एक पर्सनैलिटी जो आभासी पटल पर धीरे 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 पूरे विश्व के अंदर छा रही है, तब व्यक्ति कहाँ रहेगा, तब व्यक्ति किस तरह से रहने की बात करेंगे। हम दिवा स्वप्नों में नहीं जी सकते हैं। हम दिवाकर जी, इससे पहले कि मैं दूसरा राउंड शुरू करूं, अखलाक जी के पास जाऊं, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहता हूं पहले राउंड की समाप्ति पे। दो लोग अकेले हैं, उन्होंने आपस में मिलकर एक परिवार बना लिया, तो ये तो नई शुरुआत, एक नया एग्जाम्पल हो सकता है, इसमें बुरा क्या है? बिल्कुल, इसमें बुराई बिल्कुल नहीं। वही मैं आपसे कह रहा हूं, यदि इनसे किसी भी तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक और वैधानिक नियमों का टूटना नहीं पाया जाता है तो ये अनुकरणीय पहल है और इससे लोगों को एक तरह से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम जीवन जीने के लिए अपने अंदर उमंग और उत्साह कभी भी पैदा कर सकते हैं। जी, मैं अखलाक जी के पास जा रहा हूँ। अखलाक जी, पहले आप कुछ कहना चाहे थे, वो बात कह लें, फिर मैं अपना प्रश्न पूछता हूँ। जी देखिए, मैं आलोक जी, मेरा कहना है कि हम इसे कवर करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों मान रहे हैं कुछ अजीब हो गया है, और हमें और हम जो बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, परंपरा, सोशल नॉर्म्स, है ना, और मूल्य और संयुक्त परिवार। दो लोग हैं जो सुख से जिंदगी गुजारना चाहते हैं, उन्हें उनकी निजता से अधिकार, जीने का अधिकार है। मैं तो अगर ये डिबेट एक सोशल नॉर्म्स के टूटने पे ना हो तो मैं तो इस डिबेट को भी मानता हूं कि ये भी एक तरह का उनके जीवन में निजता के में हनन है। हमें तो इस डिबेट का जो विषय आलोक था, की बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमें इसको सोशल लायबिलिटी को भी घटाता है, ये चीज प्रेम का संचार करता है, एक सोशल लायबिलिटी घटा रहा है। अगर उस वृद्धाश्रम से वो दो लोग निकल के एक इंडिपेंडेंट अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, वहां 2 सीट खाली होंगी, 2 नए लोग वहां पर सेटल होंगे, हैप्पी इंडेक्स बढ़ेगा, समाज में प्रसन्नता का प्रसार होगा, 2 नए खुशहाल लोग हमें नजर आएंगे जो आसपास प्रसन्नता बिखेरेंगे। हम इसे कवर क्यों कर रहे हैं? नहीं अखलाक जी, हम कवर नहीं कर रहे, हम इसको एक विकल्प के रूप में देख रहे थे। मैंने कहा कि जैसे जब ईश्वर चंद्र जी ने विधवा विवाह की बात शुरू की तो एक विकल्प था, तो दो बुजुर्ग जो अकेले हैं, विकल्प अगर नहीं, वो विधवा आपस में विवाह जाते तो क्या एक विधवा विकल्प हो विवाह को सकता है? प्रमोट होना चाहिए, प्रमोट होना चाहिए, विकल्प नहीं है वो। मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूं। मैं डेबिट पे बात कर रहा हूं, मैं जीरो बैलेंस पे बात कर रहा हूं, मैं क्रेडिट पे बात कर रहा हूं। ये वो चीजें हैं जो प्रमोशन चाहती हैं। कितने सालों तक हमने स्त्रियों के मासिक धर्म की चर्चा को दबाए रखा, उससे किसका नुकसान होगा? आज हम 2 सीनियर सिटीजन की शादी के मुद्दे को कवर कर रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ अजीब हो गया, आइए इसके ऊपर हम मनन करें। नहीं, इसको प्रमोट कीजिए। 2 खुशहाल लोग समाज में चारों तरफ खुशहाली लाएंगे, वो उस वृद्धाश्रम से निकलकर हो सकता है फिर एक नई जिंदगी का आगाज करें, हो सकता है कि उनको खुश देखकर और 4 लोगों को प्रेरणा मिले। इससे लॉ एंड ऑर्डर बेटर होगा, इससे समाज में प्रसन्नता का प्रसार होगा, इससे सोशल लायबिलिटी घटेगी, इसमें बुजुर्गों के प्रति अपमान का जो भाव बच्चों में पैदा होता है, वो कहेंगे नहीं भाई, इनके पास तो दूसरे भी ऑप्शंस हैं, हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। जी ये कवर नहीं करने वाली चीज है। अखलाक जी, हमारा काम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना है, ये आपके ऊपर है कि आप इसको प्रमोट करना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, मैं स्वागत करता हूं। मेरा काम सिर्फ विमर्श के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना है। मैं यही जानना चाह रहा हूं, जैसे प्रोफेसर दिवाकर सिंह जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे यही समझ रहा हूं, बार बार व्यूज के बाद उनके पास आखिरी में फिर अपन चलेंगे तो फिर कोई एक बात पूरी तरह से इसको समायोग करेंगे कि इस बात को किस तरफ जाना। मैं यही चाह रहा हूं कि इस बात को समझें, आप प्रमोट करें या डिमोट करें, उसके मालिक तो आप लोग हैं। तो मैं अगले मालिक के पास चलता हूं, राहुल भाई जी हैं। राहुल भाई जी, मनोवैज्ञानिक रूप से जब आदमी, जैसे कि अखलाक जी कह रहे हैं, 2 लोग आपस में मिलेंगे, प्रेम की बात होगी, अकेलापन दूर होगा, तो जीवन बेहतर होगा ना, अच्छा होगा। तो इस तरह की घटनाओं को तो प्रमोट किया जाना चाहिए, विकास किया जाना चाहिए, ऐसी सुविधाएं दी जानी चाहिए कि अगर 2 बुजुर्ग अकेले रहते हैं तो वे आपस में एक साथ रह सकें। राहुल भाई जी, आपका माइक बंद है, माइक चालू करके हम लोग का मार्गदर्शन करें। हमारे अशफाक भाई, अखलाक भाई ठीक कह रहे हैं कि ये निजता के हनन का सवाल भी है और उनकी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करने का भी सवाल है। लेकिन बात ये है अखलाक भाई कि हमारी जो परंपरागत रूढ़ियां हैं और रूढ़िवादी समाज की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, पूरा सामाजिक वातावरण जिस किस्म का है, कई जगह पर लोग अभी तो नौजवानों के बीच में शादियों के सवाल रुके जा रहे हैं। 2 भिन्न जातियों के लोग आपस में शादी करने के लिए तकलीफों में जा रहे हैं। तो समाज के बीच में जो इंटरेक्शन का एक जो सवाल है, वो उसको हर एक व्यक्ति के स्तर पर
सोचने और समझने का मामला, बहुत बारीक सवाल है। तो ये बुजुर्गियत में शादी या वृद्ध होने पर वो शादी एक विषय है, लेकिन उनका आपसी, जो आपने कहा कि एक बेहतर जीवन सामने मिलेगा, दो लोग। लगता है राहुल जी का फ्रेम फ्रीज हो गया। मैं प्रोफेसर विनय पाठक जी के पास जाता हूं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि अगर इस तरह की शादियां होती हैं विनय जी, तो ये तो समाज को एक नया रास्ता दिखाएंगी। ना जाति है, ना दहेज है, ना भाषा प्रथा है, ना दूसरी रूढ़ियां हैं। ये तो अच्छा विकल्प है और एक समाज को एक नया रास्ता दे सकता है। विनय जी, माइक चालू कर लीजिए विनय जी। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो शादी हुई इसमें कोई बुराई नहीं, मगर अगर ये प्रमोट होती है तो ये समाज के लिए घातक है या घातक नहीं है, ये चर्चा का विषय। मैं उनकी निजता में भी नहीं जाना चाहता। अगर निजता की बात करते हैं तो मैं उदाहरण के तौर पे किसी का नाम लूंगा। अभी मीडिया जगत में जो हुआ वो भी बहुत बढ़िया बात है। जिसको जहां सुख मिले जाना चाहिए। यही एक चीज है जो अनुभूत शून्य ज्ञान की तरफ हमें बढ़ाता जा रहा है, और हमारा समाज हर चीज को अनुभूति ना करे, इसे हम लोग प्रचलन में ला रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। अब आप बताइए, मैं नाम ले ही लेता हूँ, अतुल अग्रवाल जी और चित्रा नहीं त्रिपाठी नहीं, जी। नाम मत लीजिए, ये विषय नहीं है अपना। विनय जी, ये विषय नहीं है अपना ठीक है, विषय तो नाम दूसरा मैं है। नाम नहीं लेता। निजता की आड़ में हम अपने अगर परिवार को तोड़ना चाहते हैं तो ठीक है, ये एक नया रास्ता दिखाएगा। दो लोग अलग रहे, क्योंकि बेटा भी अलग हो जाएगा तो ज्यादा खुश रहेगा, पिता भी अलग हो जाएगा तो ज्यादा खुश रहेगा। इसी तरह नाती पोतों से खेलने की उम्र में अगर उन्हें नाती पोते के प्यार से वंचित कर दिया जाएगा, जैसे प्रोफेसर दिवाकर जी ने कहा कि भाई हमें तीन तीन पिलर हैं, तीनों पिलर में से एक पिलर को गिरा के अगर परम सुख की अनुभूति हो रही है तो उसके मार्ग पे जिनको आगे बढ़ना है बढ़े। अब जैसे सती प्रथा का लोगों ने यहाँ तुलना कर दी, विधवा विवाह की तुलना कर दी। अगर आम और अमरूद का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा तो ना तो आम में अमरूद का स्वाद आ सकता है, ना अमरूद में आम का स्वाद आ सकता है। विनय परंतु जी, ये तुलना नहीं है भाई, ये तो एक विचार है कि इस तरह की जब भी चीजें होती है, समाज में कुछ नया हो रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है। बिल्कुल चलिए मैं विनोद जी से बात करता हूँ। बिल्कुल विनोद जी, दिक्कत नहीं है। मैं विनोद जी से बात करता हूँ। विनोद जी, अगर दो लोग आपस में अकेलेपन को बांट के एक हो रहे हैं, एक साथ बात कर रहे हैं, अपना आखिरी समय का इंतजार ना करते हुए जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें समस्या कहाँ है विनोद जी? कहीं समस्या नहीं है, समस्या उनको है जो समाज की ठेकेदारी करना चाहते हैं। समस्या अगर ये खुशी मिल रही है, दो जीवन आपस में खुशी से और आपस में मिले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये था, जब मैं क्लैरिफाई कर रहा था, कि इसके बियॉन्ड भी खुशी पाने के और रास्ते हैं जो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर उसकी डेप्थ में लोग जाते हैं तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। आप अगर, अब देखिए, आपकी जो चर्चा का विषय खाली उन दो जीवों के बारे में नहीं है, वो और भी बियॉन्ड है कि भाई खुशहाली कैसे रहे, बुढ़ापे में कैसे रहे। तो अब ये तो हर कोई तो बाहर जाके शादी ढूंढने नहीं लगेगा। अच्छी बात है, उनको मिली खुशी, उसी से मिली। बट लेकिन जो अकेले है उनका कैसे? तो टेक्नोलॉजी तो उसका सोल्यूशन नहीं है। टेक्नोलॉजी उसको खुश तो नहीं रख सकती है, वो माध्यम बन सकती है उसको उसकी खुशहाली की, कि वो अपने, उसके जो बच्चे हैं, अगर बुजुर्ग है तो वो उससे बात करे, और अगर छोटा बच्चा है तो उसका बाप बहुत बिजी है तो अपने बच्चे से बात करते रहे, कम्युनिकेशन रखे। लेकिन उसके बियॉन्ड आप स्पिरिचुअलिटी को मजाक ना समझे। स्पिरिचुअलिटी को कुछ मतलब जो घटिया टाइप के लोग स्पिरिचुअलिटी में घुसे हुए उसको ना समझे। तो उसमें बहुत पावर है, उसमें बहुत शक्ति है। तो उसका दामन जितना जल्दी आप पकड़ लेंगे, जितना विनोद जी, जल्दी आप हमारे लेंगे, पास तो खुशी समय आपको की बहुत कमी ज्यादा है। है। जल्दी आपको कोई चीज डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी, आपको कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी, वो मैं बोलना चाहता हूँ। प्रोफेसर दिवाकर सिंह जी, मैं आपसे दो चीजें समझना चाहता हूँ। इस पूरे डिस्कशन को आपको इसको समअप भी करना है। पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन परिवारों में, वृद्धाश्रम की बात नहीं है, बहुत से परिवारों में जहां बुजुर्ग अकेले हैं, परिवार में है लेकिन अकेले हैं, तो लेकिन पूरी फैमिली इतना समय उनको नहीं दे पाती, इतनी व्यस्तता है उनके पास कि वो उनको समय नहीं दे पाती। वे बुजुर्ग हैं और अकेले हैं घर में, बाकी सब व्यवस्थाएं ठीक है, परिवार उनके खाने पीने की सब व्यवस्था रखा, लेकिन अकेलापन भी तो एक समस्या है। तो इसमें क्या विकल्प हो सकते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ प्रोफेसर दिवाकर सिंह जी। देखिए, जहाँ आपने कहा कि परिवारों में हम ये देख रहे हैं कि यदि बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो अकेलापन कैसे दूर हो,
इसके लिए एक नहीं अनेक आधार हो सकते हैं। और एक तो मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जब व्यक्ति परिवार में बुजुर्ग के रूप में रहते हैं, वो संवाहक होते हैं सांस्कृतिक मूल्यों को एक पीढ़ी के बाद अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए। तो यदि हम देखें दादा दादी और नाना नानी की जो कहानियां होती हैं, यदि हम उस परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बीच में उनको लाके खेलने का पूरा अवसर देते हैं, वो खेलते भी सीखते भी, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि उनके जीवन का जो अनुभव होता है, हम उसके ज्ञान के संचार को कितना समाज कल्याण और परिवार की व्यवस्था के लिए ले सकते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण चीज होती है। तीसरी बात ये होती है उनके स्वयं का जो जीवन यापन है उसमें कितना वो लेखन कार्य कर सकते हैं, कितना वो ध्यान कर सकते हैं, कितना वो एक दूसरे के साथ मिलकर के, क्योंकि बुजुर्ग भी, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि बहुत जगहों पर अभी भी लोगों ने इस तरह के अपने बुजुर्गों के ग्रुप्स बना रखे हैं। भोपाल का ही मैं एक उदाहरण दे दूं, इन्होंने बुजुर्गों के लिए अरेरा कॉलोनी में एक इस तरह का डे होम बना रखा है। सब लोग मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं और उस पर कुछ नया क्रिएटिविटी के साथ में निकाल के लाते हैं, सोसाइटी को सर्व करने की कोशिश करते हैं। यानी बुजुर्ग तो हमारे पास में अनुभव की वो खान है जिसको हम जितना लेना चाहें उतना ले सकते हैं। यानी वो ना केवल अपने आप में वरन दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हो सकते हैं। बस उनको एक आधार देने की आवश्यकता है, एक दिशा देने की आवश्यकता है। और उसमें हम तकनीकी का प्रयोग उस तरह से कर सकते हैं, हम मूल्यों का प्रयोग उस तरह से कर सकते हैं, धर्म और आध्यात्मिकता का प्रयोग उस तरह से कर सकते हैं। केवल आवश्यकता है मंच कौन सा है, आवश्यकता है आधार कौन सा है, आवश्यकता ये है क्या हम उन्हें राइट पाथ पर जाने के लिए अवसर दे रहे हैं या वो स्वयं खोज ले रहे हैं। यदि ऐसा है तब बहुत ठीक है। और जहां तक रही बात आपके ये जो आपने पैनल डिस्कशंस यहाँ पर रखा हुआ है, मैं ये मानता हूँ इस तरह की घटनाएं डिस्कशंस के लिए सामने आती हैं और नए बिंदु निकल के आते हैं। तो इस तरह की यदि एक व्यक्ति की शादी या विवाह का हिस्सा है, केवल ये एक प्रकरण नहीं है, इस तरह की बहुत सी घटनाएं होती हैं और उनको हम स्वीकार करते हैं, स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए और उस पर शुद्ध यदि विचार विमर्श होता है तो ये साधुवाद की बात होती है कि हम एक अवसर दे रहे हैं उनकी निष्ठा के को एक तरह से संरक्षित करते हुए, यानी व्यक्ति विशेष को ना ले जाकर के उसको उदाहरण के रूप में लेके आते हैं कि समाज में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जब हम सोसाइटी के अंदर में इस तरह की रिसर्चेस करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में जाकर देखते हैं तो तब ये एहसास होता है कि ये अकेलापन केवल संवादहीनता के कारण से नहीं होता है। अकेलापन व्यक्ति सबके बीच में रह के भी मौन हो जाता है और सबके बीच में बोलते हुए मौन हो जाता है। हम ये देखें कि आज की जीवन शैली क्या हो रही है, कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह पैदा होता है कि वर्तमान जीवन शैली पर भी हमें देखने की आवश्यकता है। और उस जीवन शैली के लिए हमको संयुक्त परिवार व्यवस्था की हम बात करें या हम अनुपालन अनुमोदन की बात करें या श्रुत की बात करते हैं, क्योंकि जहां पर श्रुत की बात होती है वहां पर इनके माध्यम से हम ज्ञान का एक दूसरे में संचार करने की कोशिश करते हैं। तो बुजुर्ग हमारी वो पीढ़ी है जो हमारे आने वाले कल के जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो पोते पोती हैं, नाते नातिन हैं, उनको प्रस्फुटित करते हैं, उनको संरक्षित करते हैं, उनको संजो के रखते हैं। तो हम उनको एक अवसर दें कि उनके बीच में मिले, उनके अनुभवों को आप मंच पे लेके आइए, उनको दूसरों के साथ बांटने की कोशिश कीजिए। ये हमारा दायित्व है, समाज का दायित्व है, समाज के जो उन लोगों का दायित्व है जो कार्य कर रहे हैं। और आप सभी विद्वान लोग यहाँ पर हैं जो पैनल में आए हैं, अपने अपने क्षेत्र के सभी लोग बहुत ही विशेषीकृत पद को सुशोभित कर रहे हैं। आपका जो ज्ञान है वो उन लोगों के लिए नया रास्ता निकालने की कोशिश करेगा जिसको क्या आधार आलोक जी दे रहे हैं। हमारा समय समाप्त हो रहा है। बिल्कुल अंतिम परंपरा ये रही है कि हमेशा जैसे आपने समाप्त किया उस पर हम खत्म करते हैं कार्यक्रम, लेकिन मैं आप लोगों से ज्यादा चाहे कि 2 मिनट कार्यक्रम में इजाफा चाहता हूँ, 2-3 मिनट का मुश्किल से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो अखलाक जी हैं उनके चेहरे पे एक अलग तरह की गुस्सा मुझे दिख रही है, छटपटाहट दिख रही है। शायद वो 1-2 मिनट कुछ कहना चाहते हैं तो उनसे सुन लें और फिर मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। तो अखलाक जी क्या गुस्सा है, क्या बात है जो छूट गई है जो आप कह नहीं पाए, बताइए। नहीं, देखिए मेरा ये कहना है कि हमें बहुत ज्यादा कंसर्न किसी की प्राइवेट लाइफ से पहली बात तो होना नहीं चाहिए। भाई ये प्राइवेट लाइफ की बात नहीं है, एक विकल्प। एक बात, दूसरी बात जी दूसरी बात ये है, हमारे पूरी बातचीत में जैसे ही हमारे सामने बुजुर्ग आते हैं हम डिनायल मोड में चले जाते हैं। हमारे पास में ना एक सेट ऑफ रूल है, उन्हें ऐसे काम करने चाहिए, उन्हें डूज एंड डोंट्स की एक लंबी लिस्ट है। वो लंबी लिस्ट क्या नौजवानों पे लागू नहीं होती है? वो लंबी लिस्ट क्या उन पे लागू नहीं होती जो इन्हें यहाँ छोड़ के गए हैं? ये डूज और डोंट्स का वजन वही क्यों उठाएंगे? हमारी सारे नैतिक आह्वान सीनियर सिटीजन से क्यों होते हैं? हमारे सारे नैतिक आह्वान महिलाओं से क्यों होते हैं? हमारे सारे नैतिक आह्वान कमजोरों से क्यों होते हैं? और इसको सबसे बड़ी बात है, मैं तो इस पे भी डिबेट चाहता हूं कि अनैतिकता है या नैतिकता की बहस है। 2 लोग हैं, खुश रहना चाहते हैं, वो साथ जा रहे हैं, आसपास खुशियां बिखेरेंगे, प्रसन्नता बिखेरेंगे, हमारे देश का हैप्पीनेस इंडेक्स ऊपर आएगा, दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। न मालूम 2 टूटे हुए दिल हो सकता है फिर एक नया आशियाना शुरू कर ले। ये कहना है। दिवाकर जी एक बार आखिरी में हम आपको परेशान कर रहे हैं, जिस समाज ने उनको ठुकरा दिया,
जिस परिवार ने उनको ठुकरा दिया, जो बात प्रोफेसर विनय पाठक जी भी कह रहे थे, क्या उस समाज को, उन बच्चों को इस पर बात करने का अधिकार है कि हमने आपको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, अब आप शादी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या उस समाज को अधिकार है इस पर चर्चा करने का? प्रोफेसर दिवाकर सिंह जी। आलोक जी, पहली बात तो ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता या बुजुर्गों को अपने परिवार से छोड़ देता है, तो मैं मानता हूं कि इंसानियत के दायरे में वो लोग रहते नहीं हैं। जब इंसानियत के दायरे में नहीं है तो उनको ये बात करने का कोई अधिकार ही नहीं होता है। यदि वो अपने माता पिता को, जहां हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, व्यक्ति को व्यक्ति की दृष्टि से देखते हैं, उनको पहले सबसे पहले मनुष्य समझें, तब हम उनसे बात कर सकते हैं, उनके अधिकारों की बात कर सकते हैं। जिन्होंने त्याग दिया, उनको बात करने की कोई अधिकार नहीं है। मेरी व्यक्तिगत और समाजशास्त्र के एक विद्यार्थी होने के नाते ये सोच है कि केवल तभी बात कर सकते हैं जब उन्होंने उनके अस्तित्व का सम्मान किया हो। यदि उनके अस्तित्व का सम्मान नहीं किया है तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना ही नहीं जाना चाहिए। जी, मैं आप तमाम सब लोगों का धन्यवाद देता हूं। मेरी एक कोशिश थी कि इस पूरे डिबेट के तहत, इस पूरी परिचर्चा से हम इस चीज को समझने की कोशिश करें, क्या एक निश्चित उम्र के बाद हम सिर्फ मौत का इंतजार करेंगे या हम जीवन का आह्वान भी कर सकते हैं? हमें पास जीवन में खुश रहने के क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, इस बात पर हमने विचार करने के लिए आप तमाम विद्वानों से गुजारिश की थी। मैं आभारी हूं कि आप तमाम लोगों ने इतना महत्वपूर्ण समय मुझे और मेरे दर्शकों को दिया। हमारा समाज, हमारे दर्शक आपकी इन महत्वपूर्ण जानकारियों से, आपके इन महत्वपूर्ण विचारों से निश्चित रूप से लाभान्वित होगा और उसे फायदा होगा, ऐसी मेरी कोशिश है, गुजारिश है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। नमस्कार।